यार एक चीज तो हुई है कि नाटक में तो हुई है कि अब पहले डर लगता था बड़ा, अब बड़े मजे आते हैं यार। मतलब मैं आई एम ऑल द टाइम एब्सोल्युटली वेरी कीन टू गो ऑन स्टेज। मुझे बड़े मजे आते हैं, उस खेले में बड़े मजे आते हैं और मुझे बोर नहीं होता कभी शो। मतलब 400 शोज किए मैंने, किंगडम ऑफ ड्रीम्स में भी तकरीबन 450 शोज किए एंड आई फील फॉर्चुनेट कि मैं ये तो कर पाया। तो ये तो जरूर हुआ है कि मैं स्टेज पे ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसी जगह नहीं है जिससे मैं डरूं। ये बदलाव आया है। दूसरा ये बदलाव आया है कि मतलब मेरे पर्सपेक्टिव में बदलाव आया है। अब काम के क्वालिटी में जो बदलाव आया है ये मुझे लगता है कि और लोग तय करें, ये तो मैं खुद ही नहीं कहूँगा। लगता है बेहतर तो हुआ है और उससे कुछ चीज़ें तो बेहतर हो ही जाती है जब आप रिलैक्स। जो नसीर साहब उस समय चिल्लाते थे 2007 में, जो चिल्लाया उन्होंने रिलैक्स रिलैक्स, मेरे पे मैं नहीं चिल्लाया, लेकिन मैं करता तो मेरे पे भी वो चिल्लाते बिकॉज आई वाजंट रिलैक्स्ड इनफ। नो आई फील उससे तो आई एम रिलेटिवली वे मोर रिलैक्स्ड ऑन स्टेज। मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। मेरी सासू माँ जी भी एक्टर है, बड़ी बहुत मज़ेदार एक्टर है, आप उनका काम देखिए। पर उन्होंने एक नाटक किया था, एक मराठी के बड़े कमर्शियल थिएटर में, उनका बहुत बड़ा नाम है, स्टार ही है वो, मतलब उनका हर शो हाउसफुल होता है। प्रशांत दामले जी, जिनको इस साल पद्मश्री से भी नवाजा गया। आप महाराष्ट्र में हैं तो आप प्रशांत दामले जी का नाटक टिकट खरीद के देखिए, उनका हर शो फुल हाउस होता है। और उनका नाटक का कंटेंट के बारे में बातचीत हो सकती है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा इज अ वंडरफुल परफॉर्मर। जैसे बड़े अमेजिंग स्टैंड अप कॉमेडियन को जब आप देखने जाते हैं, इज अ एब्सोल्यूट एंटरटेनर। जब वो स्टेज पे है आप एक क्षण भी बोर नहीं हो जाओगे। तो मैं उनका उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि उनकी एक बड़ी खासियत है जो उन्होंने, वो ऐसे पागल है, उन्होंने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स रचे हैं कि वो हर समय स्टेज पे ही होते हैं और वो बहुत सारे शो स्टेज पे ही होते हैं, मतलब वो बहुत सारे शोज करते हैं और उन्होंने बड़े बड़े रिकॉर्ड भी तोड़े हैं शोज करने के। तो मेरी सासू माँ जी ने उनके साथ एक नाटक किया, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है प्रशांत दामले जी के पास क्या है। तो मेरी सासू माँ जी ने मुझसे कहा कि यार जब मैं मसाज लेने के वक्त जितनी रिलैक्स होती है ना, उतने वो स्टेज पे रिलैक्स होते हैं। और आप रिलैक्स इस शब्द को गलती से मत समझे, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन रिलैक्सेशन एंड बीइंग कोलैप्स्ड और बीइंग। वो बड़े ग्रेट एक्टर्स कैमरा के सामने भी रिलैक्स्ड होते हैं। तो ये एक बदलाव थिएटर में जरूर आया कि आई एम वे मोर रिलैक्स्ड। आई डोंट थिंक आई एम एट द लेवल ऑफ स्किल वाइज एट द लेवल ऑफ प्रशांत सर, nowhere near that, but yeah, ये एक बदलाव मेरे में जरूर आया। और दूसरा सिनेमा में एक बड़ा बदलाव ये आया है कि सिनेमा में मैं थोड़ा सा इस तरीके से रिलैक्स हो गया हूँ कि सिनेमा में बहुत बार कुछ ना करना भी बहुत कुछ करना होता है। इन सिनेमा लेस इज मोर, बट दैट डजंट मीन कुछ ना करना भी सही है। करना तो पड़ेगा, लेकिन ऐसे करना पड़ेगा कि कुछ किया ही नहीं ऐसे लगे। तो ये जो सिनेमा का जो पैराडॉक्स है वो मुझे पहले बहुत, it used to make me very uncomfortable and it used to leave me dissatisfied। तो हर बार जब मैं सेट से घर लौटता था, पहले 2 साल पहले जो मैंने 2 या 3 फिल्में की, मुझे लगता था यार कुछ किया ही नहीं, मतलब मजा नहीं आया। तो अब मुझे सिनेमा का मजा और नाटक का मजा, इसका फर्क थोड़ा बहुत दिखने लगा है। पर अभी जो बदलाव आना चाहिए मेरे काम में, जो मुझे लगता है, if I have to reflect and I'm being very candid, please don't use it against me. I think what I'm searching right now, how to make ordinary moments extraordinary. जो great actors करते हैं ना, जो हिंदुस्तान का, अगर आप इंडिया का, अगर आप भारत का एग्जाम्पल लेना चाहे तो इरफान खान साहब मुझे उस तरीके के एक्टर लगते हैं जो किसी भी आम चीज को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाते थे। और एक और उदाहरण आपको देना चाहूँ तो विदेश में क्रिस्टोफ वॉल्ट्ज करके एक्टर है, तो उनकी एक फिल्म है इनग्लोरियस बास्टर्ड्स, और उसमें एक सीन है कि जिसमें एक लड़की है जो आती है उनके सामने बैठी है। कॉन्टेक्स्ट में नहीं जा रहा हूँ, इन शॉर्ट ये बता देता हूँ कि एक फैसिस्ट रेजिम, नाजी रेजिम का एक बहुत बड़ा अफसर है, और वो नाजियों के इतिहास तो आपको सबको पता है, और सामने बैठी हुई औरत जो है वो जू है, फ्रेंच जूइश लड़की है।
और वो उसको स्क्रूटिनाइज कर रहा है, लेकिन वो ओपनली कुछ स्क्रूटिनाइज नहीं कर रहा है, उससे कोई सवाल नहीं पूछते, बस उससे पूछते हैं आपने यहाँ का कोई डेजर्ट का नाम लेते हैं, आपने वो खाया है, कहते हैं नहीं खाया, तो बैठो खाओ उसको, तो वो मंगवाता है, फिर वो खाने लगती, बोलता है नहीं नहीं ऐसे ऐसे थोड़ी खाता है कोई, यहाँ उस पर क्रीम लो, तो क्रीम डालता, बोलता है और थोड़ा लो, अब खाओ, बोलता है मजेदार है ना। तो कोई भी एक एक्टर पढ़ ले, ये तो सीन कोई है ही नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा सीन है। इसका मतलब क्या है, एक फैसिस्ट रेजिम जब होती है तब वो कहती है कि आप क्या खाओगे ये हम डिसाइड करेंगे, आपको क्या अच्छा लगेगा वो हम डिसाइड करेंगे, कैसे खाओगे वो भी हम डिसाइड करेंगे, और आपको ये फ्रीडम नहीं है कि आप उसको खराब करें। आप ये नहीं कह सकते हाँ लेकिन थोड़ा मीठा कम है, हाँ इसमें और स्ट्रॉबेरीज होती तो मजा आ जाता, ये सब साला वो एक सीन में कह देता है। तो ये समझ होना और उसको एग्जीक्यूट कर पाना, ये आम सीन है ऐसे देखा जाए तो, कि कोई एक आदमी किसी को ऑफर कर रहा है, सेम विद इरफान साहब, वो कोई एकदम ऑर्डिनरी चीज को एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देंगे। तो वो जब वो कहते हैं ना, वो एक उनका डायलॉग है बड़ा सही है, बहुत सारे सीन्स हैं उनके, कितने का, एक तो वो उनके गुजरने के बाद वो सीन बड़ा फेमस हो गया है कि वो लाइफ ऑफ पाई का डायलॉग है, या नेम सेक का सीन ले लीजिए, वो आखिरी में उठा रहे हैं अपनी बीवी को, फोन कर रहे हैं, उनका किरदार जब उस फिल्म में गुजरता है उसके जस्ट पहले फोन उठाते हैं और अपनी तब्बू जी को फोन, अपनी बीवी को फोन करते हैं, कहते हैं मुझे आपसे बड़ा प्यार है, आई लव यू अ लॉट कौशिक। It's a very ordinary scene, but he makes it in such a way that life is all about missing someone and also being with someone and expressing your love and also encouraging someone to go, and it's so such complex, I mean I can go on and on here, but deceptively कोई पढ़े हाँ वो रहता है, फोन उठाता है, अपनी बीवी को आई लव यू बोलता है, फोन रखता है, चला जाता है, कुछ भी नहीं है इस सीन में, लेकिन कितना कुछ है। तो ये मेरी सिनेमा में खोज है। नाटक में ग्लिम्सेस में कभी कभार अभी लगता है कि थोड़े, इतना ग्रेट नहीं, उनके जितना ग्रेट नहीं, लेकिन कुछ लेयर्स आ जाते हैं, ला पाता हूँ मैं इतना, मैं आई एक्सेप्ट हम्बल ब्रैगिंग।